नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर आवाम की आवाज में। आवाम की आवाज वो कार्यक्रम जिसको आपने बहुत प्यार दिया है, क्योंकि हम इस पर ऐसे लोगों को आमंत्रित ही करते आए हैं जो आपके दिलों पर राज करते हैं, जिनके सारे कार्य सिर्फ और सिर्फ प्रदेश की जनता किस तरह और बेहतर हो और खुशहाल हो और संपन्न हो और सुखमय हो, इसकी कामना करते हैं। आज आवाम की आवाज में जिनको हमने बुलाया, उसके पहले मैं आपसे बताऊं कि आपने सुनाई है, जल जीवन है, जीवन का आधार जल है, जल ही जीवन होता है, जीवन का आधार जल होता है, जल अनमोल होता है। और जल अनमोल है अगर, तो फिर हमारा जो आदि ग्रंथ है ऋग्वेद में कहा गया है, जल के बारे में 4 सूक्त हैं, और उन सूक्तों में संस्कृत मुझे श्लोक पूरी तरह याद नहीं, लेकिन उनका हिंदी में अर्थ पूरी तरह याद है। वो सूक्त कहता है कि जल अमृत है, जल में अमृत है, जल में औषधि है। इसलिए आपसे तनिक भी विलंब किए बिना इस जल की स्तुति का कोई भी अवसर गंवाया मत कीजिए। तो ऐसे जल जो जीवन के लिए मूलाधार का काम करता है, हमारे प्रदेश में उस जल के दम पर कितनी खुशहाली लाने का काम है, जिन व्यक्ति के हाथों में इस जल शक्ति की कमान है। आज हमें बहुत हार्दिक प्रसन्नता है कि आज हमारे आवाम की आवाज में वो हमारे बीच पधारे हुए हैं। बहुत स्वागत करें करतल ध्वनि के साथ हमारे प्रदेश के जल शक्ति और बाढ़ नियंत्रण मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी का। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। कैसे हैं सर? ठीक। इस कार्यक्रम में अमूमन हम लोग करते हैं कि 2 हिस्से होते हैं, और पहले हिस्से में हम बात करते हैं वो व्यक्ति जो आज इस पद पर आसीन है, यहां तक पहुंच गए हैं, उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या झंझावात सहे हैं, क्या संघर्ष किए हैं, क्या खुशी और उसके पल साझा किए हैं लोगों के साथ, उनकी भी थोड़ी सी बातें करें। उसके पश्चात हम आपके विभाग की बात करते हैं। और आज तो हमें बहुत ही खुशी है क्योंकि हमने अपने कार्यक्रम का कलेवर थोड़ा बदला है, कार्यक्रम की अवधि थोड़ी बढ़ी है, और आज हमारे बीच में दर्शक स्वयं भी यहाँ पर जो आपको देख रहे हैं वो तो हैं ही, लेकिन यहाँ पर भी हमारे स्टूडियोज में उपस्थित हैं। शुरुआत करते हैं, आपका नाम ही ऐसा है जो मन में ओज भर देता है, स्वतंत्र देव सिंह। लेकिन हमने सुना है इस नाम के पीछे कुछ कहानी है, नाम कुछ और हुआ करता था। सर कहें तो शुरुआत यहीं से करें। क्या है, हम लोग साधारण परिवार में जन्म लिए हैं। पिताजी एक तरह का खेती बाड़ी करने वाले जी, और बहुत कम जमीनें थी, और इधर उधर काम करके जी, फिर बड़े भाई साहब को नौकरी लगी, बाकी लोगों का तो बहुत शुरुआत हुआ है। तो घर वाले कांग्रेस सिंह नाम रखे थे जी। फिर उसके बाद मैं मिर्जापुर में जन्म लेने के बाद मैं आ गया, कक्षा 9 में एडमिशन ले लिया कालपी में डिस्ट्रिक्ट जालौन। फिर बीएससी उरई में किया, और बीएससी में ही संघ के संपर्क में आ गया जी। एक सामूहिक एकत्रीकरण था, शाखा हम लोग जाते थे, लेकिन संघ का सामूहिकरण था। शहर में 7-8 शाखाएं लगती थी, वो सभी शाखाओं के एकत्रीकरण था। हम लोग 500-600 स्वयंसेवक, उसमें जिला प्रचारक एक बौद्धिक था। वो बौद्धिक से जुड़कर मैं उस बौद्धिक को सुनने के बाद संघ से मैं जुड़ गया। फिर प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष संघ का प्रशिक्षण लिया, और प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष में तो लगा कि खेल खेलने आए हैं और खेलते हैं, बाकी भी श्रद्धा थी। लेकिन जब तृतीय वर्ष नागपुर हम लोग करने गए तो साक्षात भारत का दर्शन जी। अलग भाषा, अलग भेष के लोग थे, अलग अलग बोलियां थीं, भोजन में कोई अलग प्रकार का भोजन करता था, कोई पूरा एक ही साथ मिक्स कर दिया भोजन करता था, कोई चम्मच से भोजन कर रहा है। तो एक साक्षात दर्शन लग रहा था। परेड जब होता था, शाखाएं सुबह लगती थी, और दंड युद्ध, नियुद्ध ये सब होता था, तो उसमें स्थान भी मेरा समता और पद विन्यास में ये सब में स्थान भी हुआ, दंड युद्ध में। तो एक अच्छा, जब से आज तक संघ से जुड़े हैं और संघ की शाखा जाना शुरू हुआ, उसी समय मेरा नाम
ये परिवर्तन हुआ। कांग्रेस सिंह से फिर स्वतंत्र देव हो गए। अब स्वतंत्र देव अच्छा, इस नाम को बोलने में उलझन रहती होगी तब। नहीं, फिर स्वतंत्र देव हो गया नाम, फिर चल रहा है जब से स्वतंत्र देव। तो सारे लोग उसी नाम से जानते हैं। आप यहाँ पर बहुत सारी बातें देखिए पहले ही खुल गई। मिर्जापुर में आपका जन्म है और आप चले गए कालपी, बुंदेलखंड की साइड चले आए, कर्मभूमि यानी कर्मवीर बने जाकर वहां पर जन्म हुआ मिर्जापुर में। और इस कर्मभूमि में जो भैया थे, बड़े भाई आपके श्रीपद सिंह जी, पुलिस में थे। पुलिस में थे। उनका बड़ी भूमिका थी कि वो आपको ले गए वहां, वो कहानी। हाँ भाई, पढ़ने के लिए ले गए, चले गए थे। हुआ क्या, बड़े भाई साहब को गोली लगी थी। वहां डकैतों का एक बहुत बड़ा समूह रहता था। कई गैंग थे कालपी में उस समय, जब बीपी सिंह मुख्यमंत्री थे। हाँ, यमुना के और अर्जुन सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। लगभग 70-80 गैंग था। तो बड़े भाई साहब को गोली लगी थी। तो मुझे लगा कि बदला लेना है। हमें नहीं मालूम था कि वो गोली लगी है। मैं सोचा कि हो गया होगा। तो गए तो हॉस्पिटल में थे, हाथ में गोली लगी थी। आमने सामने डकैतों का हुआ था। फिर वहीं पढ़ने लिखना शुरू किया। फिर संघ के संपर्क में आ गया। जब से मेरा सब रास्ता चेंज हो गया धीरे धीरे। फिर संघ के आने के बाद व्यक्तिगत जीवन और व्यक्तिगत सोचना, अपने लिए, अपने बारे में, संघ और संघ का दायित्व, तो उसके बाद युवा विद्यार्थी परिषद का दायित्व, फिर युवा मोर्चा का दायित्व। इस संगठन के इतने दायित्व मिलते रहे। पद तो था, पद के साथ दायित्व मिल जाता था, किसी न किसी के काम की जिम्मेदारी। तो परमानेंट दायित्व होने के बारे में हम लोग व्यक्तिगत जीवन में के बारे में सोचना बंद। पार्टी का काम, संगठन, उसी लाइन पर आगे बढ़ना, उसी पर चलना। फिर भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है, कुछ कमियां रहती हैं व्यक्ति के अंदर। पढ़ने वो सीखता है। भारतीय जनता पार्टी में एक छोटे कार्यकर्ता से भी हमसे योग्य और कर्मठ कार्यकर्ता होता है, हमसे ईमानदार कार्यकर्ता होता है, परिश्रमी कार्यकर्ता होता है। तो इसलिए बीजेपी में पर डे सीखने को मिलता है, एक कार्यकर्ता से संस्कार प्राप्त करने को मिलता है। इसलिए जीवन उसी में अब रम गया है। तो भारतीय जनता पार्टी में जब से रहे तो एक पद के साथ मेरे पास दायित्व बना रहा। इसलिए व्यक्तिगत जीवन में बारे में नहीं सोचिए। बहुत कठिनाइयों का डगर रहा है, बहुत संघर्ष का जगह लगा है। अब तो मान लीजिए अब सत्ता है राज्य में, देश में भी। अच्छा, राष्ट्रीय जी कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, नहीं बोलिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में व्यक्ति एक अलग ही जीवन शैली में रम जाता है, सोच बिल्कुल बदल जाती है। उसमें भी लेकिन दो हिस्से होते हैं। एक होता है एक्टिव राजनीति में आना है क्या, तो ये विचार कब मन में आया या ये कहीं से निर्देश हुआ? क्योंकि अमूमन इस पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, आप भी वैसे हैं, संघ विरासत जिनके पास नहीं है। कानपुर के अंदर मैं संघ का विस्तारक था जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और IIT, और वो सब इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज सब उसी क्षेत्र में आते थे जी। सरसैया घाट से लेकर IIT तक। उस समय माननीय रामासी जी वहाँ विभाग प्रचारक थे, माननीय रामफल जी संभाग प्रचारक थे, माननीय बाल जी प्रांत प्रचारक थे। ये सब उसी समय की बात है, या तो उस समय प्रशांत ध्यान नहीं रहा। फिर प्रांत प्रचारक गोरखपुर से लेकर तक यहाँ तक एक ही प्रांत हुआ करता था। अब 2-4 प्रांत हो गए, पहले ये सब एक प्रांत हुआ करते थे। तो उस समय वो संघ के प्रचारक, विस्तारक, फिर प्रचारक, तो उसी समय हमारी शादी हो गई। अच्छा, एकाएक शादी तय हो गया। फिर शादी के बाद वापस जाना हुआ। वापस अच्छा, गए बुंदेलखंड में ही हुई? बुंदेलखंड में झांसी जिले में। अच्छा, एक गुरसना पड़ता है, सिंगार पड़ता है, वहीं शादी हो गई। फिर विद्यार्थी परिषद का संगठन मंत्री, फिर विद्यार्थी परिषद का विभाग प्रमुख, फिर विद्यार्थी परिषद में रहकर काम मैंने शुरू किया। और संघर्ष क्या कहा जाए, वास्तव में जो संस्कार मिला संघ से, एक घटना है। कानपुर में रहते हुए एक छोटा स्वयंसेवक था, वो अपने घर में भोजन को आमंत्रित किया सरसैया घाट में। हम और 2 वरिष्ठ कार्यकर्ता, क्षेत्र के स्वयंसेवक, छोटे थे, लेकिन वो युवा मोर्चा का महामंत्री बाद में बना, और एक और व्यक्ति थे, लोग आगे गए। तो फिर मैं उनके साथ भोजन पर गया। उसके छोटा स्वयंसेवक था, तो उसके पिता आ गए जी। उसी समय जब भोजन पर हम लोग बैठ गए थे, थाली लग गई थी और भोजन करने वाले थे, रोटी तोड़ने वाले थे। जब उसके पिता आ गए तो पिता ने पूछा बेटे से कि ये लोग कौन है? तो बोला हमारे भाई साहब हैं शाखा के जी, और आज घोर पर भोजन है। तो उसने हड़काते हुए अपने बेटे को ऐसा डांटा कि ये लोग कहां से तुमने पकड़ लाए भोजन वोजन करने को,
और फिर हम तीनों भोजन से, हमारे साथ जो बड़े था वही लोकल का है, हाँ। संजय वाजपेयी बड़े, वो थोड़ा गुस्सा हुए कि लड़ाई करने का, नहीं नहीं, ये स्वयंसेवक का पिता है और लड़ना नहीं चाहिए, चलो चुपचाप थाली से उठो, भोजन से चलते हैं कार्यालय, फिर कहीं भोजन किया जाएगा, ये अपना स्वयंसेवक। तो उठकर हम लोग चले आए। जब उसको पता लगा कि 2-3 दिन बाद कि माननीय वरिष्ठ नरेंद्र सिंह, वहीं एक छोटा सा कार्यालय था, उन्हीं के कोठी के अंदर था, सिविल लाइंस में, जब उसको पता लगा कि माननीय वरिष्ठ नरेंद्र सिंह जी जिस शाखा जाते हैं, उन्हीं शाखा के वो लोग थे, अच्छा। तो जानता भी नहीं था। तीसरे दिन वो स्वयं निमंत्रित करने आया कि हमारे घर आकर भोजन करिए आप लोग। तो क्या है, मान अपमान को इसमें नहीं देखा जाता है। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय ये लोग थे, तो उन्हीं का पढ़ते थे हम लोग कि 100 कुंडी खटखटाते थे तो एक जगह कहीं भोजन मिल जाता था, जनसंघ वालों को, संघ वालों को। तो मान अपमान बहुत हम लोग सहे हैं। कहीं मान लीजिए कहीं भोजन करने तो बोरा बाहर दे दिया, मसूर का दाल और चावल दे देता था, लेकिन हम लोग समझते थे स्वयंसेवक पूरा नहीं हुआ है, जब पूर्ण स्वयंसेवक हो जाएगा, जान जाएगा, तो अपने आप अंदर बैठा कर भोजन करवाएगा। तो कई जगह घटना है, बहुत घटना है, कोई बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक संघ, बहुत सम्मान, समाज में एक प्रतिष्ठा, एक सम्मान संघ का लोग सुन लेते हैं। तो लोगों ने, जो लोगों ने तपस्या किया, बाद में तो नाम सुनकर लोग तुरंत अंदर बोला लेते थे। बिल्कुल, बल्कि आप जैसा कुछ बता रहे हैं उसके बाद तो मन कर रहा है कि हम कहें कि संत सत्येंद्र नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम लोग ये तो बिल्कुल वैसे ही भावनाएं हैं। संत नहीं, अब क्या है, भारतीय जनता पार्टी और संघ में ना एक से एक तपस्वी लोग हैं। कोई ये पार्टी के कार्यकर्ता जो है ना, बहुत समर्पित, अपना गर्दन कटा लेते हैं, हाथ कटा लेते हैं इस मातृभूमि के लिए। भारतीय जनता पार्टी को अपनी मां समझते हैं सब। ऐसे हजारों लाखों कार्यकर्ता के कारण पार्टी यहां तक पहुंची है। अच्छा, कोई एक के कारण नहीं पहुंची है। बहुत तपस्या कार्यकर्ताओं ने किया है और पूरा जीवन समर्पित कर दिया। मोटरसाइकिल रहती थी, मोटरसाइकिल बिक गई, साइकिल भी नहीं बचा, परिवार तहस नहस हो गया, तब भी वह स्वयंसेवक, वह भी तब भी रात दिन काम करता रहा। मान लो हम लोग तो आज मंत्री हैं, सब कुछ है, उसी की तपस्या है कि आज इस पदों पर हम सब हैं। बिल्कुल, नींव वही लोग हैं। अच्छा, यहाँ पर आपने भी कार्यकर्ताओं की बात कितनी, और इसके अलावा जो आपका पद रहा, क्योंकि आप विरासत नहीं है, एक एक करके सीढ़ियाँ चढ़े हैं। पहले छात्र राजनीति, फिर विद्यार्थी परिषद, उसके बाद युवा मोर्चा, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष, सारी चीजें। दिन भर कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता हैं सारे, जिनसे आपको देखना है। हमने सुना है आपको सारे कार्यकर्ताओं के नाम याद रहते हैं, उनकी शक्लें याद रहती हैं। अगर कोई नुस्खा हो तो सर हमें भी बताइए, या फिर ये आपका समर्पण है, जो आपकी प्रेरणा है, जो याद रखवाती है। क्या है, शुरू से कोई व्यक्तिगत काम तो है नहीं। 100-200 कार्यकर्ता हमेशा घर पर आता है। यदि हम लखनऊ रहेंगे तो वो आता है मिलने के लिए, 100-200 कार्यकर्ता आता रहता है, हमेशा आता रहता है। चाहे छोटा पद रहे, चाहे बड़ा पद रहे। थोड़ा बड़ा पद रहता है तो संख्या बढ़ जाती है, नहीं तो अपना आता रहता है, कार्यकर्ता आता रहता है। क्या है, संपर्क संवाद हमेशा बना रहा। और कभी भी कार्यकर्ता को उत्तर प्रदेश के किसी कार्यकर्ता से व्यक्तिगत के लिए कुछ नहीं बोला, न कभी कहा तुम मेरा होर्डिंग लगा देना या मेरा जिंदाबाद कर देना। उत्तर प्रदेश के एक कार्यकर्ता से पूरे राज्य के अंदर न उसे डिमांड किया कि मैं आ रहा हूं तो होटल की व्यवस्था करवा देना या ये कर देना, ये कर देना, कोई चीज नहीं। मतलब हाँ, रिसीव करो तो, न करो तो, स्वागत कर दिया तो, न किया तो भी अपना गए चुपचाप। संगठन की जैसे बैठक होती है, सादगी, एक सादगी जो जीवन है पुराने लोगों का, क्योंकि एक थी तो उसे अपना प्रवास करता रहा, तो एक संपर्क संबंध बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात रहती कि हमेशा नए कार्यकर्ता से मिलता हूं, क्योंकि सभी कार्यकर्ताओं में समझता हूं कि कल भविष्य का हमारा सितारा है, हमारा हीरो है। पार्टी को उसी को चलाना है, वंशवाद की पार्टी नहीं ना कि परिवार के लोग चलाएंगे। तो 18 साल 19 साल का जो कार्यकर्ता है वो भी एक दिन वो प्रदेश का अध्यक्ष बनेगा, प्रदेश का मुखिया बनेगा। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है ना, भारतीय जनता पार्टी को अपनी मां समझता है, इसलिए वह रात दिन लगा रहता है और उस लक्ष्य के लिए काम करता है। अब ये आपका बड़प्पन है, देखिए आप हर चीज को इस तरह से ले रहे हैं, वरना हमने तो सुना है कि जो मेमोरी है आपकी वो रेजर शार्प है, इतनी तेज तीक्ष्ण मेमोरी है। ऐसा कुछ नहीं है, उन्हीं कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद है और वह हमें जानते हैं, हम उनको पहचानते हैं। चलिए, एक दूसरी बात कहते हैं, शायद इसको आप माने। कहते हैं कि आपके भीतर जो प्रबंधन के गुण हैं, भले आप हार्वर्ड से मैनेजमेंट नहीं किए हैं, लेकिन जो प्रबंधन का गुण आपके पास है। मैं एग्जांपल देता हूं, 2014 में पार्टी ने आपको सौंपा कि जो नए पार्टी सदस्यता अभियान होता है उसका प्रभारी आप बने थे, और आपने 1 करोड़ से ज्यादा नए मेंबर जोड़े थे।
तो ये तो जादू है। क्या है, शुरू से ही संगठन को जो दायित्व दिया, फिर वो दायित्व अपना समझता हूं जी। और आपको किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, समस्या ना हो, वो संपूर्ण समस्या का समाधान करता था और कोशिश करता था कार्यक्रम सफल भी हो। जो खर्चा आवे, जो कुछ आवे, यानी आप जिम्मेदारी दे दिया कि प्रदेश कार्य समिति होनी है जी। तो फिर आपका दायित्व तो खत्म। हमारे प्रदेश अध्यक्ष, यूथ के प्रदेश अध्यक्ष को किसी प्रकार की कुछ सुनना न पड़े, इसलिए उस पूरे उस कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप से, और एक एक जो प्रदेश कार्य समिति का सदस्य है सुखी सुखी आवे और सुखी सुखी निकले, खुश होकर निकले। यानी उसको किसी प्रकार बुखार आ गया तो तुरंत उसको दवा से लेकर सब उसका भोजन, जलपान, रुकने ठहरने का संपूर्ण हम लोग व्यवस्था देखते थे। ये नहीं कि हम अकेले, कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी, जिस कार्यकर्ताओं को दायित्व मिल जाता था वो, तो ये जिम्मेदारी हमें परमानेंट रही। प्रदेश अध्यक्षों ने बहुत प्यार किया, सम्मान किया, और सदस्यता इंचार्ज में आदरणीय अमित शाह जी, रैली के प्रभारी माननीय अमित शाह जी प्रभारी थे, तब बनाए थे। तो उस सदस्यता के लिए भी रात दिन छोटे छोटे मीटिंग, छोटे छोटे नौकर सभा, कैंप लगवाना, रेलवे स्टेशन से। हमने सुना रैली के पहले एक हफ्ते पहले आप जाके वहीं नहीं, रैली जाते हैं। किसी कार्यक्रम में हम पूरा समय देते थे। कोई कार्यक्रम आप देंगे, दायित्व दे देते थे, जो दायित्व मिलेगा वो समय देते थे, और समय नहीं देंगे तो समय समस्या भी नहीं समझ पाएंगे और कार्यक्रम सफल भी नहीं हो सकता है। बिल्कुल। क्या है कि मान लीजिए रैली किसकी है, कौन आ रहा है, हाँ। तो उसका प्रचार तो होर्डिंग बैनर से अपनी जगह है जी, लेकिन ऐसे 1000, 1500, 2000 उस शहर में मीटिंग होनी चाहिए। वार्ड की मीटिंग होनी चाहिए, मोहल्ले की मीटिंग होनी चाहिए, सभी यूनिवर्सिटी की मीटिंग होनी चाहिए, सभी छात्रावासों में मीटिंग होनी चाहिए। आप न पहुंचे, लेकिन ऐसे 100-200 कार्यकर्ता वार्डों में 10-10, 5-5 मीटिंग लेकर उसको समझाना पड़ेगा नेता कौन है, कौन आ रहा है भाषण देने। तो आदमी मोदी जी भाषण देने आ रहे हैं, तो मोदी जी कैसे, तो पूरा समझाओ। उनका बैकग्राउंड संग रहा, फिर विद्यार्थी परिषद, फिर संगठन मंत्री बीजेपी, फिर वहां के मुख्य, तो उसके बारे में बताइए ना। तो उनका चेहरा ना, जब रैली होती है ना, तो एक एक जो भीड़ आने वाली है ना, वो चेहरा उसके अंदर सेट हो जाता है। तो वह व्यक्ति जो पहले भी संघ में जो विभाग प्रचारक आता था, विभाग प्रचारक आने वाला है, तो चूना करना, चूना डालना और उसकी व्यवस्था करना, और उसके बारे में 10 दिन हम लोग शाखाओं पर बताते थे कि उसकी योग्यता क्या है, ज्ञान क्या है, कैसे रहन सहन है, तब जाकर उसका छाप छूटता है। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि देखिए, एक बार ऐसा आयोजन करना, आदमी पूरी ताकत लगा ले, ऐसा तो ये जीवन शैली का हिस्सा है आपकी। मैंने हर दिन समझना है कि एक हमें बड़ा आयोजन इस तरीके से चीजें करनी है। तो ये तो बहुत सारी बातें मन में और आ रही हैं, लेकिन समय ये कहता है कि अब हमें चलना है अपने इस कार्यक्रम के अगले पड़ाव की ओर। बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर करते हैं हमारे प्रदेश के जल शक्ति तथा बाढ़ नियंत्रण मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी का, जो आज आवाम की आवाज में हमारे मध्य हैं। और अभी तक तो उनसे हम बातें कर रहे थे कि आखिर कैसे उन्होंने अपने जीवन को इस तरह ढाल लिया, और सचमुच हम अभिभूत हैं सुनकर। मन कर रहा है कि बस मेरा मन कर रहा है मैं आपको नमन करूं, इस तरह की जीवन शैली के लिए नमन करूं। आप सब श्रद्धा। अब हम आते हैं अगले हिस्से पर। बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय आप संभाल रहे हैं, और ये मंत्रालय ऐसा है जो कई चीजों को एक में कर दिया गया है, जैसे नमामि गंगे हो, कृषि सिंचाई की बात हो, लघु सिंचाई की बात हो, भूगर्भ जल की बात हो, ग्रामीण पेयजल की बात हो, स्वच्छ पेयजल की बात हो, सब मिलाकर इस मंत्रालय में आ गया है। तो इतनी सारी चीजें कैसे संभालना, थोड़ी सी बात इसकी, और फिर सीधे आते हैं जो 2024 का आपका महान लक्ष्य। इतनी सारी चीजें जो मिल गई हैं, इससे आसानी हो रही है। देखिए, कोई दायित्व मिलता है ना, कोई पद मिलता है ना, तो उसको अहंकार में मत लीजिए, उससे चिपकिए मत। ये कुछ दिनों के लिए मिलता है, ये परमानेंट नहीं है पोस्टें जी। ये कोई परमानेंट दायित्व आपके लिए है या पार्टी आपको बैठाई है, ये परमानेंट के लिए नहीं है। क्षमा करें, एक चीज बस, हाँ। जब कुछ मिल गया तो उससे मोह हो जाता है, उससे बाहर आना भी तो बड़ा मुश्किल होता है। नहीं, मोह क्यों होगा, आप मोह में फंसिए मत ना। जिससे मैं कोई दायित्व संभालता हूं तो पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को क्या जरूरत है,
इस पर विचार करता हूं। जी मेरा काम सिंचाई विभाग इतना बड़ा मंत्रालय ठेका दिलवाना, ट्रांसफर पोस्टिंग करवाना मेरा दायित्व तो नहीं ना है। वह नियम की प्रक्रिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो प्रक्रिया बना दी है ऑनलाइन सिस्टम, वो उसके तहत होगा। टेंडर भी ई टेंडरिंग है, बाकी है, तो उस मोह ममता में क्यों फंसूंगा। मेरा काम है, पहला मंत्रालय संभालते मेरा लक्ष्य है कि मेरे नहर का टेल कौन सा है, जी टेल पर पानी पहुंचा कि नहीं पहुंचा। हमारा काम है उस गरीब आदमी को, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति जो किसान है मेरा बैठा हुआ गांव गरीब किसान, उसके टेल तक पानी पहुंचाना चाहिए। इस समय बरसात के अभाव के कारण 2 साल से कम बरसात होने के कारण जो हमारे डैम और हमारे जहां से पानी हम देते हैं, जल देते हैं, ऐसे हमारे सरोवर जितना भरना चाहिए नहीं भर पाए, जो जल स्रोत है नहीं भर पाए क्योंकि बरसात का अभाव। जैसा सोनभद्र में हमारे अधिकांश डैम है, ललितपुर इधर, तो जितना बारिश की आवश्यकता में बारिश नहीं हुई है, फिर भी मैं टेल तक पानी पहुंचाने के लिए रात दिन लगा हूं। और टेल तक पानी पहुंचाने के लिए मैं व्यक्ति के किसान है जो उसी के बारे में सोचता हूं। तो एक तो यह है, दूसरा जल यानी घर घर तक नल पहुंचाना है, उनको जल देना है। इसी की बात मैं कर रहा था। 2024 तक इसकी लिमिट आप लोगों ने ही तय की है कि 24 तक हम हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचा देंगे, हर घर नल। अब तो बस बहुत कम समय है, तो कैसी प्रगति, आप संतुष्ट हैं, ऐसा हो जाएगा? अभी संतुष्ट नहीं है, अब परिश्रम करने की जरूरत है क्योंकि ये महत्वाकांक्षी योजना है। आदरणीय मोदी जी के पीड़ा दर्द जो महसूस किया उन्होंने, राज्य के अंदर योगी जी ने दर्द पीड़ा महसूस किया। आदरणीय मोदी जी गरीब परिवार में जन्म लिए, मां दूसरे घर में काम करती थी, तो पानी कैसे मिलता है और पानी कहां से मिलता है, इस पीड़ा को उनको एहसास किया, इस दर्द को उन्होंने एहसास किया। प्रचारक भी रहे, विस्तारक भी रहे, संघ के जीवन में रहे, पूरा समय अपना जीवन दे दिया पार्टी के लिए, संगठन के लिए। और योगी जी भी संत रूप में, तो इनको गांव गांव लोग घूमे हैं, टहले हैं, तो उनको अनुभव था कि एक गरीब को पानी 4 किलोमीटर घड़ा से कैसे बांधकर मां ले आती है और कितना तकलीफ सस्ती, कुआं से पानी निकालने में कितनी तकलीफ होती है, नल चलाने में कितने तकलीफ, कमर भी दर्द करता है, पेट भी दर्द करता है और घुटने भी दर्द करते हैं। तो आदरणीय मोदी जी ने 70 साल बाद में लोगों को पानी नहीं दे पाया। आजादी के लोग सुख में मस्त हैं, भौतिकवाद में मस्त हैं, लोग सुख भोग रहे हैं। सत्ता प्राप्त करने का मतलब सुख नहीं है, सत्ता प्राप्त करने का मतलब सुख नहीं है, दुख का मार्ग है। जो चैलेंज है, चुनौती, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। चुनौती हमारा गरीब है और गरीब जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक देश राष्ट्र मजबूत नहीं हो सकता। बिल्कुल। इसी का आदि मोदी जी ने उस गरीब को संपूर्ण आवश्यकता जो उसकी है, उसको आवश्यकता को पूर्ण करना सरकार का दायित्व बनता है। इसलिए आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी ने रात दिन परिश्रम करके सपना देखा है कि 2024 तक प्रत्येक घर में नल होना चाहिए और नल टोटी खोले तो शुद्ध पानी हो, उसको बीमारी भी नहीं होनी चाहिए। जब शुद्ध पानी पिएगा तो बीमार नहीं होगा। इसलिए लक्ष्य लिया हूं, अभी तक 1.5 करोड़ के ऊपर पूर्ण हो गया है, लेकिन 2024 तक सभी घरों में पानी पहुंच जाए, इसके लिए हम लोग लगे हैं। हमारे अधिकारी, हमारे कर्मचारी परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहे हैं और वो लगे हैं काम पर, और ईश्वर का आशीर्वाद रहा, माई की कृपा रही, तो हम लोग 2024 तक पानी लोगों को दे देंगे और शुद्ध पानी देने का हम लोग व्यवस्था करें। अच्छा, जल जीवन मिशन में जो पैसा है, जो बजट है, वो भी इसमें आपकी भी कोई भूमिका है? इसलिए पूछ रहा हूं, बहुत अच्छे तरीके से 4.25 लाख करोड़ रुपए का बजट धीमे धीमे इसलिए, और बताता है कितना महत्वपूर्ण है। पदों पर बैठने के बाद ज्यादा घोषणा नहीं चाहिए, दूर दूर देखते रहिए और काम करते रहिए बस। क्या बजट है हम ही नहीं जानते, इतने का बजट आप बताए तो हमें लगा कि इतने का बजट है। मैं आज तक न पूछा अधिकारी से न कर्मचारी से, टेंडर कब करता है, कहां करता है, किसको मिलता है, क्योंकि सभी टेंडरिंग है। तो ज्यादा मेरा लक्ष्य है कि उस गरीब तक पानी पहुंचे और शुद्ध पानी पहुंचे, और जो काम हो, जैसे वहां पक्की सड़क बनाकर उनको देना है, तो वह पक्की सड़क बननी चाहिए, तभी पेमेंट होगा। गांव के जो सड़क टूटा फिर उस सड़क को ठीक करो। पाइपलाइन, हमारी जो पाइपलाइन का जो मॉनिटरिंग, जो मतलब सिस्टम है, जो क्वालिटी क्वांटिटी है, उसको पूर्ण करना पड़ेगा आपको। इसलिए, और ये पूरी इतनी अच्छी योजना है, इसकी व्यवस्था है, और वास्तव में हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी और जो कॉन्ट्रैक्टर भी हैं, दोनों मन से काम कर रहे हैं। देखिए, जो आप काम कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, बिल्कुल, कोई अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं। बचत जो होगा तो होगा ही, वो विषय अलग है,
लेकिन आपका दायित्व तो बनता है उस गरीब को जब पानी पहुंचाएंगे और क्वालिटी भी ठीक रखेंगे, यानी पाइपलाइन खराब नहीं और सब ठीक रहेगा, तो गांव वाला आपको दुआ देगा, बिल्कुल आपको स्नेह देगा, प्यार देगा, जिसके कारण आपके बच्चे खुशहाल रहेंगे, लोग खुशहाल रहेंगे। और वहीं पाइप खराब निकल गई टूटी हुई, तो गांव वाले जब उठपटांग का बोलेंगे तो वो दुआ नहीं मिलता, बरकत भी नहीं मिलती, बददुआ मिलता है। इसलिए जो लक्ष्य के लेकर आप निकले हैं ना, जो दायित्व तो निकले हैं ना, वो माई ईमानदारी से आपका माई पूरा करेगी, बिल्कुल अवश्य और वो पूरा करेंगे। और आदरणीय मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में लोगों का सपना है कि गरीब को सब सुविधाएं मिलना चाहिए, चाहे आवास हो, प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, आयुष्मान का 5 लाख का कार्ड, गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, और कोरोना वैश्विक महामारी में अन्य भी। बिल्कुल। और एक गरीब के, मान लीजिए कूड़ा उठाने में महिला का दुर्घटना हो जाए, होना नहीं चाहिए, बाई चांस हो गया तो 2 लाख का चेक पहली बार वो देखेगी, नहीं तो 5,000 रुपया नहीं देख पाती थी वो महिला कूड़ा उठाने वाली। बहुत बड़ी आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, राज्य में योगी जी के नेतृत्व में 2 लाख को चेक देखती है। भाई ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। गरीब का संपूर्ण सुविधा और चिंता करना वही कर सकता है जो सोने का चम्मच लेकर पैदा होगा, नहीं कर सकता है। वही कर सकता है जो गांव गरीब किसान से जुड़ा हुआ हो, गरीब से जुड़ा हो, गरीबी का एहसास किया। जी, आपने कहा कि हर घर में जल पहुंचाना हमारा लक्ष्य है, हर खेत में पानी, जैसे घर के लिए लक्ष्य है पेयजल आए, खेत के लिए खेत तक पानी पहुंचे, वो भी सब आपके पास ही जिम्मेदारी है। आपने भी बातचीत में कहा था नहर की चीजें, पहले का मुझे याद पड़ता है, मैं भी थोड़ा गांव से ताल्लुक रखता हूं, नहर की गाद तब तक नहीं निकलती जब तक पानी बरसना नहीं शुरू हो जाता था, मालूम चलता तो सफाई नहीं भी नहर की, रजबहे आ गए ठीक है, जो छोटी वाली नहर होती है जो आखिरी में जाती है उसमें तो कभी कभी पानी ही नहीं आता था। इसकी मॉनिटरिंग, क्योंकि मैंने जब जब पढ़ा, मॉनिटरिंग में आप बहुत सख्त रहते हैं, जहां जहां जाते हैं लंबी क्लास होती है वहां पे। सभी खेत तक कैसे पानी पहुंचाए, इसलिए जिस टेल पर पानी नहीं पहुंचता था उन टेल पर माननीय योगी सरकार के नेतृत्व में उन खेत और टेल तक पानी पहुंचाए, और ये स्थिति निर्मित हुई आज। और हमारे ट्यूबवेल भी, और ये मैं एक चीज और व्यवस्था कर दिया कि अब टेल पर चौपाल करो, टेल पर चौपाल करो और ट्यूबवेल पर चौपाल करो, यानी टेल पर भी 10-15 किसान जो रहते हैं वहां, जो गांव है वहां बुलाओ और लोगों से चौपाल, उसका व्हाट्सएप वो भेजो, हेलो किसान। थोड़ा हमारे कर्मचारी अधिकारी से बोल दिया कि 50 फोन जरूर करो पर डे, हेलो किसान। हाँ, बल्कि हमने तो सुना कि कुछ आपका प्लान यह भी है कि जिस घर में नल आ गया उसके पास मैसेज आएगा या फोन आएगा, नमस्कार, हमें बहुत खुशी है कि आपके घर में आज से पानी शुरू हो रहा है। वह मैसेज भी हमारे नीचे तक लोग जा रहे हैं, इसका प्रचार प्रसार। और बाकी लोगों को एहसास है कि आदरणीय मोदी जी हैं देश के अंदर, तो हमें सब कुछ मिलेगा। अच्छा, नलकूप जो आपने बात की, एक जितनी समीक्षा बैठक होती है उसमें इस पर भी बहुत सख्त है आपके, हर नलकूप चालू हालत में हो, जबकि एक हमने जो बहुत पहले की एक रिपोर्ट मुझे याद है, कुछ साल कई साल पहले की, कि नलकूपों की स्थिति अच्छी नहीं थी, बहुत सी जगह जो भूगर्भ जल नीचे चला जाता है तो सूख जाते हैं। जो हमारे नलकूप निष्प्रयोज्य हैं, मतलब निष्प्रयोज्य हो गए। हाँ, हो गए पूरे। अब वहां पर मैं बोल दिया हूं, या तो वहां खेत तालाब टाइप का बना दो, या वृक्षारोपण कर दो, कोई कब्जा न करने पावे, उसकी उपयोग हो जाए। और बाकी लगभग जितने हमारे 34,000 के आसपास ट्यूबवेल हैं, मैं कह सकता हूं कि आंतरिक और विद्युत दोष के कारण हर जिले में 2-2, 4-4 हो सकते हैं। ये जो हर घर जल वाली आपकी बहुत महत्वाकांक्षी मिशन जल पेयजल वाली जो योजना है, इसमें आप पूर्वांचल से हैं, विंध्य क्षेत्र, और जहां कर्मभूमि है वो है बुंदेलखंड का क्षेत्र, इन दोनों जगह बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा है, बुंदेलखंड तो पानी की समस्या का पर्यायवाची हो गया था, बुंदेलखंड यानी नो पानी, और वहां पर भी इस चीज को कारगर मूर्त जामा दे पाना, अमली जामा पहना पाना थोड़ा मुश्किल काम है। असली क्या है, जो ग्राम पंचायत है ना, जल जीवन मिशन को उसको नेतृत्व करना चाहिए। सरकार सब काम नहीं, समाज को जोड़ना पड़ता है, और गांव लग जाएगा तो स्वच्छ और शुद्ध पेयजल उनको मिलता रहेगा। समय समय पर गांव वाले चेक करते हैं, क्योंकि हम 5 महिलाओं को ट्रेन भी किया हर गांव पानी चेक करने का। हाँ, हर गांव में पानी चेक, इनकी ट्रेनिंग भी हो गई है, हर ब्लॉक में ट्रेनिंग हुआ है और ट्रेनिंग हो गया। तो जब समाज आंदोलित होता है, तो जैसे स्वच्छता के लिए समाज आंदोलित हुआ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, उसी तरह जल भी, जल संचय के लिए भी, जल को सुरक्षित रखने के लिए, और जल घर में देने के लिए, पानी पीने के लिए, और जल खेत में देने के लिए, ये दुरुपयोग ज्यादा ना हो, इसको एक जन आंदोलन के रूप में जनता जनार्दन को स्वीकार करना पड़ेगा। और क्योंकि अगली लड़ाई पानी का है, युद्ध है,
तो ये जल संचय विभाग में काम कर रहा है हमारे कई तो इसलिए हमारे सामने चुनौती है और माननीय मोदी जी का ये सपना है, इसलिए माननीय योगी जी हमेशा मॉनिटरिंग करते रहते हैं, बैठ के करते रहते हैं और स्वयं लगे हैं मुख्यमंत्री, क्योंकि माननीय मोदी जी का ये सपना हर घर को जल पहुंचे, शुद्ध पहुंचे, ये बहुत बड़ी योजना है। 5 लाख का आयुष्मान कार्ड जैसे था ना एक गरीब के लिए, बिल्कुल बहुत बड़ी योजना है, बहुत बड़ी जन औषधि केंद्र, ये बहुत बड़ी योजना है। इनको समझना लोगों के मतलब इसको समझ नहीं पा रहे हैं। अपने आप समझ में आएगा जब हर घर में आएगा 100 रुपए की दवा, ये नेताओं को समझ में नहीं आ रहा, विपक्ष पार्टियों को, कि कैसे वो गरीब के लिए 100 रुपए का दवा उसको 30 रुपए में 10 रुपए में मिलता है। जन औषधि 5 लाख का आयुष्मान कार्ड इलाज नहीं करवा पाता था कैसे, और इस जल जब उसके घर पर पहुंचेगा शुद्ध तो आधा बीमारी भी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। अब यहाँ पर आवाम की आवाज में हमने आज पहली बार सिलसिला शुरू किया है कि दर्शक भी हमारे साथ रहें। मैं तो बोल रहा हूँ, मुझे इस समय इतनी स्वतंत्रता आपने दे रखी है, मैं आपसे सवाल पूछ सकूं। इन सब के मन में भी बहुत सवाल कौंध रहे होंगे, तो अगर आप अनुमति दें तो हम कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे कि आपसे क्या बात करना चाहते हैं। हमारे दर्शकों में से अगर कोई पूछना चाहे, अपना कृपया पहले नाम बताइएगा और फिर सवाल। संजय चौधरी है। बहुत कठिन क्वेश्चन। मैं स्वतंत्र देव जी से जानना चाहता हूं कि पहले के दौर में पार्टी ने आपको बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र में जहां डकैत थे, जहां सामंतशाही थी, जहां आतंक था, ऐसे क्षेत्र में युवाओं को पार्टी से जोड़ने का एक दुरूह दायित्व दिया था। दूसरे दौर में नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के सबसे बड़े राज्य में हर घर तक नल से जल पहुंचाने का ऐसा काम दिया है जिसमें उनकी अपेक्षा है कि गांव में बैठी महिला भी उसकी जल की स्वच्छता की जांच करेगी, वो एकदम स्वच्छ जल उस तक पहुंचेगा। तो आप दोनों में से किस दायित्व को ज्यादा चुनौतीपूर्ण मानते हैं? देखिए, दायित्व तो हर एक चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन जिस संगठन में आप काम करते हैं, इतना प्रशिक्षण वर्ग हुआ है, इतना ट्रेनिंग हुई है, उस चुनौती का समाधान भी आप ही के पास है। और सरकार आदरणीय मोदी जी ने जिस प्रकार से पानी को घर घर तक पहुंचाने का, जल को घर घर तक पहुंचाने का और ये काम किया है, सबसे पानी की गुणवत्ता के लिए समय समय पर वाटर टेस्टिंग के लिए हर गांव में 5 महिलाओं को ट्रेनिंग भी दी जा रही है और 5 महिलाओं को किट भी दिया गया है कि पानी की गुणवत्ता को नापते रहें और साल भर में 3 बार नापें कि शुद्ध पानी सभी को पहुंचो। हमें लगता है कि चुनौती अब बड़ी नहीं है, अब चुनौती एक तरह का स्पीड पकड़ लिया है। 2024 तक बुंदेलखंड में जो ट्रेन से पानी सपा शासन में मंगाते थे और इधर उधर से आता है, वह पहुंच चुका है। और संगठन की बात थी तो पार्टी में देखिए, कार्यकर्ता का मूल सिद्धांत, पार्टी का जो सिद्धांत है, कार्यकर्ताओं का निर्माण करना। जो हमें बनाए कार्यकर्ता कि वो अध्यक्ष नहीं बन पाया, इसलिए कार्यकर्ता का निर्माण करना और ऐसे कार्यकर्ता का निर्माण करना कि हमसे बड़ा नेता बने, हमसे योग्य नेता बने, हमसे ईमानदार नेता बने, हमसे अच्छा काम करे। इसलिए ये संगठन ही ऐसा है, नियमित उसके दिनचर्या में आना चाहिए कार्यकर्ता का निर्माण करने का। कार्यकर्ता का निर्माण करना ही है, इसलिए अपना आचरण व्यवहार कैसा हो, संवाद कैसा हो, रहन सहन कैसा है, खान पान क्या है, इस पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। ये न जाए कि पता लगे कि अब उसके घर में घी नहीं है, कहा बिना रोटी घी में लगाए रोटी ये नहीं खाता, बिना चुपड़ी हुई रोटी। पता लगा दूध है नहीं, दूध का ऑर्डर दे रहा है। तो भाई जैसा कार्यकर्ता है, यदि वहां नमक रोटी है तो नमक रोटी खाओ, पता लगे आपको एसी नहीं है तो पंखे में सो जाओ। तो जैसा अपने आचरण व्यवहार से ही कार्यकर्ता सीखता है। जी, अब हम किसी और से भी, जी अपना नाम बताइएगा और सवाल पूछिए। हरिश्चंद्र श्रीवास्तव, मेरा प्रश्न यह है कि मैं आदरणीय स्वतंत्र जी को जब से युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं तब से मैं देख रहा हूं। युवा मोर्चा के अध्यक्ष, प्रदेश के माननीय महामंत्री, माननीय प्रदेश उपाध्यक्ष, फिर माननीय अध्यक्ष, माननीय विधान परिषद सदस्य और माननीय मंत्री। इन पूरे कालखंड में मैं ये देखता हूं कि जैसे युवा मोर्चा में कार्यकर्ताओं के साथ समरस थे, वैसे आज माननीय मंत्री के रूप में भी समरस हैं। तो इतना आप समरस कैसे हो पाते हैं जब दायित्व के साथ एक आपको इस बात का बोध कि हम मैं माननीय मंत्री हूं और
वो ये कैसे आप अंतर को दूर कर पाते हैं? ये कहिए कि भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है, अभी बहुत सीखने की सीखने की आवश्यकता है। अभी मैं हमेशा कहता हूँ पूर्ण नहीं हूँ, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देवतुल्य है और इसी से सीखने को मिलता है। और रात दिन कोशिश करता हूँ कि जो हमसे छोटा कार्यकर्ता है या पद में है, दायित्व में, हमसे योग्य है, कर्मठ है, हमसे ईमानदार है और हमसे अच्छा दायित्व संभाल सकता है। पार्टी ने हमें दायित्व दे दिया है, लेकिन बहुत से कार्यकर्ता हमसे योग्य हैं जो इस दायित्व को संभाल लेते हैं, इसलिए उस कार्यकर्ता ही हमारे लिए भगवान साबित होता है और उसी के कारण आज मैं हूं, जो अहंकार नहीं होता है। अहंकार बड़ी बात। मैं संदीप शर्मा, मेरा आदरणीय माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न है और जिज्ञासा भी है कि जैसा कि मैं जानता हूं कि आम जनमानस में, आम जनता में और कार्यकर्ताओं में बहुत लोकप्रिय छवि के नेता हैं और मेरी जानकारी के अनुसार प्रातः 5 बजे से और रात के 11 से 12 तक लोगों से संवाद के परिदृश्य में रहना और संवाद में रहना और इतना जनसंपर्क में रहना, माननीय मंत्री जी से मेरा ये आग्रह है कि इतनी ऊर्जा आपको कहाँ से प्राप्त होती है, इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हैं? ये अपना गोपनीय और सार्थक मंत्र हम सबको भी बताने का कष्ट करें ताकि हम सब भी अपने जीवन में कुछ उपलब्धिपूर्ण कार्य कर सकें। ये ऊर्जा कार्यकर्ताओं से प्राप्त होती है। अब बताइए, वह सहारनपुर से और बस्ती से चला है। जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था तो पता लगा जैसा मैं 6 बजे बाहर निकला वैसे वो दरवाजे के बाहर खड़ा है। अब बताइए, 3 बजे जगा होगा, 2 बजे जगा होगा, रात भर चल कर आया है मिलने के लिए। मैं तो धन्य हो जाता हूं। ऐसे ही कार्यकर्ता पार्टी चला रहे हैं, मैं धन्य हो जाता हूं। जब वो कार्यकर्ता जिले की समस्या को लेकर जब मेरे पास आता है और फिर वो खुश होकर चला जाता है 2 मिनट में, तो अपने को धन्य महसूस करता हूं। मित्रों, हम आपको बता दें, हमारे साथ आज हैं प्रदेश के जल शक्ति तथा बाढ़ नियंत्रण मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह, और यकीनन आपने बहुत ही आनंद लिया होगा। सिंह साहब, ये बताइए कि इतनी सारी चीजें आप बिल्कुल निर्लिप्त रहते हैं, सब कुछ है, लेकिन हैं तो मनुष्य ही। कुछ इच्छाएं होंगी अभी कि नहीं, अगर मैं ये भी सपना देखूं और ये पूरा हो? मन में एक ही इच्छा है कि कन्हैया का चरण मिलना चाहिए। बस एक बार कन्हैया दर्शन दे दे, चरण दे दे, यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। बाकी मैं बहुत नेताओं को देखा, बाकी बहुत लोगों अधिकारियों को देखता हूं। आवश्यकता की पूर्ति पेट का है तो पेट के लिए भोजन होना चाहिए, इसीलिए बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, उनकी शादी करना है तो एक आवश्यकता होती है। लेकिन क्या करेंगे? मैं तो एक बच्चे को सुना जिस समय मैं धन्य हो गया। मैं 31 हमारे बच्चे का जन्मदिन रहता है 1 जनवरी को, तो मैं बरसाना जाता हूं जी। लोग जो युवाओं के बारे में सोचते हैं कि युवाओं की गलत धारणा पैसे की तरफ भागता है, वो बच्चा फिर फरीदाबाद से था। हम थोड़ा, हमारा दर्शन वीआईपी था तो मैं चला गया। उस समय पट बंद था राधा रानी का बरसाना में, तो वो बच्चा मेरे साथ ही आ गया, तो मेरे पास बगल में बैठ गया। ठाकुर जी को गोद में लिया था। हम तुम्हारे माता पिता? बोला लाइन में लगे हैं। हम तुम यहाँ कैसे आ गए? बोला अंकल आपके पीछे लगकर मैं आ गया। तब के कुछ सुनाओ तो। ठाकुर जी को लिया है तो हम सोचे लड़का। उस बच्चे की बात कर रहा हूं मैं, अपनी बात नहीं कर रहा। जी जी। वह बच्चा फरीदाबाद का अग्रवाल या मित्तल था, मतलब वैश्वर्ग से आता था। उसने, बच्चे ने कहा कि अंकल सोने की चांदी में भोजन करने से क्या होता है, अच्छे अच्छे पकवान खाने से क्या होता है, अच्छे अच्छे कोठियों में रहने से क्या होता है, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमने से क्या होता है, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनने से क्या होता है। बस मेरे ठाकुर जी को राधा दर्शन दे दे, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। हम कहीं, मैं अपने मनुष्य बेटा गया, अब इसका माँ पिता माता लाइन में लगे, उस बच्चे के शब्द में बता रहा हूं। और राजा रानी के नाम पे था। लोग कहते हैं ना कि बच्चे बिगड़ रहे हैं। आज के जो युवा हैं, उन्हीं के नेतृत्व में इतिहास लिखा जाएगा। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये दुनिया, वही युवा दुनिया के अंदर दर्शन प्राप्त करेंगे देश का, और मेरी मां उच्च स्थान पर बैठेगी और पूरी दुनिया को दिशा देगी, वही नौजवान के। और ज्ञान के बदौलत वो करके दिखाएंगे वो बच्चे। हमें पूरा भरोसा है। जब उस बच्चे को मैं सुना तो मैं धन्य हो गया। और ऐसा बहुत लोग देखता हूं, करोड़ों के कोठियों में मंत्री विधायक सांसद बनने के बाद भी सुखी नहीं है, वो दुखी रहता।
तो अंतिम लक्ष्य ही होना चाहिए कि प्रभु दर्शन दे दे, बस जिस काम के लिए मनुष्य का जन्म पाए हैं आप, बाकी तो है। और मैं कहूं तो मुझे तो लगता है प्रभु की कृपा आप पर पूरी तरह है, क्योंकि आप समर्पित ही इतना है, चाहे वो उस कृपा को लोगों की सेवा के मार्फत लेना हो या प्रभु की। मैं दर्शकों आपको बता दूं, अभी बस पिछले हफ्ते से 5-7 दिन पहले ही गोवर्धन की परिक्रमा करके आए हैं, उसकी वजह से पैर में फफोले हो गए, लेकिन चूंकि वादा किया था कि आज दूरदर्शन पर आपके सामने आएंगे, इसलिए समय पर आ गए। क्या है, साल में 2-3 बार परिक्रमा करते थे जी। इधर कोरोना से क्रम टूट गया, ओह। तो 4.5 साल बाद जाना हुआ। अच्छा। और कई सफलता प्राप्त हुआ 2022 से लेकर, कई चुनाव, कई उपचुनाव, कई कार्यक्रम। तो क्या रहता है, अध्यक्ष या पोस्ट पर जिस पर बैठे हैं, चाहे सिंचाई मंत्री अध्यक्ष है, ये आपकी बदौलत नहीं चल सकता है, इसमें मां की कृपा होनी चाहिए। बिना उसके कोई विभाग, कोई जीव आपका नहीं चल सकता है जी। तो मैं दुआ और प्रार्थना मांगता रहता हूं कि योगी सरकार, मान मोदी सरकार के हम लोग मंत्री हैं, तो जो दायित्व मिला है वह दायित्व ठीक ढंग से निर्वहन कर सके। प्रभु से हम लोग प्रार्थना करते रहते हैं, और चाहे बाढ़ हो, चाहे जल पहुंचाना हो, क्योंकि किसी किसान को तनिक भी नुकसान होगा, कुछ कटान होगा तो दुख होता है। तो इसलिए माँ इतनी शक्ति दे कि सभी की सेवा कर सके और सभी का काम कर सके, और परियोजनाएं भी जो काम चलने वो पूर्ण हो सके, किसी का जन हानि ना हो, किसी का कुछ नुकसान ना हो, इसलिए बिना उसके नहीं चल सकता है। देखिए, मन अच्छा है, आपका समर्पण अच्छा है, तो मुझे लगता है ईश्वर की जरूर कृपा रहती है। साथ ही हम आपको बता दें, अगर आपने सुना है स्वतंत्र जी को और आपको लगा होगा कि अगर मन में कोई ऐसी शंका, जिज्ञासा या कोई समस्या है जिससे आप जूझ रहे हैं, आपको लग गया होगा कि देखिए ये अगर मैं इन तक पहुंचा दूं तो मेरी निराकरण हो जाएगा, तो आप हमें चिट्ठी लिख सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर बस अभी हमारा पता आने वाला है, ईमेल एड्रेस आने वाला है, उसको ध्यान से नोट कर लें और उसको भेज दीजिएगा। जी, आपके स्क्रीन पर है ये प्रस्तुतकर्ता आवाम की आवाज, दूरदर्शन उत्तर प्रदेश, 24 अशोक मार्ग, लखनऊ। ईमेल आईडी भी आपको दिख रहा है, नोट कर लें एक बार, DDUP आवाम की आवाज @gmail.com। और हमारा अंतिम सवाल अब आपसे चलते चलते वो ये है कि देखिए, इस बार का वर्षा ऋतु का भी अलग पिछले 2 साल से हो रहा था। इस बार बात तो है कि सामान्य सी होगी बारिश, लेकिन अलग अलग पैचेस में कहीं ज्यादा, कहीं अतिवृष्टि है, कहीं कम है। अब की पूर्व के हिस्से में कम बारिश है, पश्चिम में ज्यादा हो गई है, तो बाढ़ की स्थिति आती है, या तो अतिवृष्टि हो तो भी आपका काम, समस्याएं बढ़ जाती हैं, कम रहा तो भी बढ़ जाता है। इन दोनों से निपटने का, मुख्य तौर पर बाढ़ का, क्योंकि अब पूर्व के हिस्से में भी बाढ़ की शुरुआत हो गई है। क्या उत्तर प्रदेश में बारिश के कारण ये भयंकर बाढ़ नहीं आती है? जब नेपाल में जबरदस्त बारिश होती है, उत्तराखंड में होता है, मध्य प्रदेश में होता है, अपना हिमाचल प्रदेश में होता है, तो जितनी हमारी नदियां हैं, उत्तराखंड और नेपाल, मध्य प्रदेश और चंबल राजस्थान से, बाकी ये यमुना हमारी उधर से, तो जब मध्य प्रदेश और हिमाचल में जबरदस्त बारिश होता है तो हमारी सभी नदियां खतरे के निशान चलती हैं। अब 1 महीना से कभी खतरे के निशान पर आ जाती हैं, कभी खतरे के निशान के ऊपर चलती हैं, फिर डाउन हो जाती हैं। आज भी अभी खतरे के निशान के ऊपर गंगा थी 2 स्थानों पर, हमारा बदायूं में, फर्रुखाबाद में, लेकिन अब धीरे धीरे बाकी जगह सामान्य है और पानी निकल रहा है ठीक ढंग से। अब हमारा सरयू जो मैया है और गंडक, ये नदी हमारी घाघरा, ये भी खतरे के निशान के ऊपर, एल्गिन ब्रिज हमारा है, बाराबंकी, ये सब थोड़ा खतरे के निशान और स्थिर पानी हो गया था, तो अब निकल गया। जब दोनों नदियां, क्योंकि ये सभी नदियां जाकर बलिया गंगा जी में मिलती हैं, चारों तरफ से घूमती हुई, और गंगा जी में जब बाढ़ आ जाता है, जब गंगा जी उफान पर रहती हैं, ये नदियां भी जाकर स्थिर हो जाती हैं, तो बैक पानी फेंकता है। बिल्कुल, जिस समय बैक पानी वो फेंकता है तो पानी नीचे गुजरे तो कम होता जाए, वो फैलता तो उस समय तटबंध पर हम लोग डरते हैं रात दिन खतरा न हो जाए, मतलब फिर तटबंध पर लोड होता है जी। और हमारे सभी तटबंध सुरक्षित रहें और व्यवस्थित रहें, इसकी हम लोग रात दिन चिंता करते हैं और समय समय पर काम करते हैं। आज की डेट में जितनी भी परियोजना हमारी हैं, संपूर्ण परियोजना समय से पूर्ण हो गई, यानी हम लोगों का रहता है कि 75% कम से कम बरसात के पहले पूर्ण हो जाना चाहिए। 15 जून अंतिम तिथि रहता है, तो सभी हमारे परियोजना
पूर्ण हो चुकी है, 75, कोई 100, कोई 90, कोई 80। तो हमारी सभी परियोजना पूर्ण है। मैं कह सकता हूं आदरणीय योगी सरकार आने के बाद पिछले 5 वर्षों में, 5-6 वर्षों में आप देखते रहेंगे, 17 के पहले, 17 के समय जैसी सरकार बनी उस समय भयंकर बाढ़ आता था, टूट फूट, जनहानि भी होती थी, किसानों की हानि होती थी, लेकिन अब न्यूनतम हानि हो चुकी है। और हमारे लिए कार्यक्रम के, लेकिन अब ये इशारा हो रहा है कि कार्यक्रम का समय समाप्त होने वाला है। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी बातें, और जल कहते ही हैं जीवन जल के बिना हो ही नहीं सकता, और उस जल को कैसे दिव्य रूप से हर एक तक आप पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बारे में बहुत चीजें मालूम चली। और हम तो बस ये कहेंगे कि हमारा पता आपने नोट कर लिया होगा, अगर मन में कुछ हो आप हमें भेजते हैं तो हम ये मंत्री महोदय तक अवश्य पहुंचाएंगे। और पक्का मानिए, ये तो आपको भरोसा हो ही गया होगा कि अगर उन तक बात पहुंची तो सुनी जरूर जाएगी। और हम अपने सभी दर्शकों की ओर से जो यहाँ पर उपस्थित हैं वो, और जो हमें देख रहे हैं इस वक्त, उनकी ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप सब कुछ याद रखते हैं। इस पर्दे को भी याद रखिएगा, कुछ दिन बाद फिर आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आवाम आपको। की आवाज के समस्त दूरदर्शन से समस्त जुड़े हुए सभी को, आपको भी, सभी अधिकारी को, सभी कर्मचारी को, जिनका जिनका सहयोग रहा, मैं हृदय के गहराई से आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विकसित होने के लिए